हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है, तो उसके आंसर की भी आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाए। हालांकि बहुत दुखद खबर है आपके लिए कि आपका ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही टफ आ गया था। जैसा कि मैंने कल जब लाइव क्लास लिया था आप लोगों का, तो उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि आयोग अपनी तरफ से कुछ ऊट पटांग हरकतें करे, और उसने करा भी। और फाइनली जो लेवल था एग्ज़ाम का वो काफ़ी टफ हो गया। तो हमें लगता है कि कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट एग्जाम से फंसे हैं, बाकी इनडायरेक्टली जो है क्वेश्चन से मतलब जो इनडायरेक्टली होता है ना, इनडायरेक्टली जैसे एक्सप्लेनेशन हम बार बार कहते हैं आप लोगों को कि ध्यान में रखिएगा एक्सप्लेनेशन एक एक बातों को, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर फंसे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब किस बच्चे का कितना क्वेश्चन सही है, और कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा आंसर सही है। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ से पेन ले लेते हैं और इसमें देखें। आहा, ये क्या है भाई, एक मिनट रुक जाइए जरा। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा है कि भूगोल की निम्न शाखाओं में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी, इज ब्रांच ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जैव भूगोल हो जाएगा। ये तो मैंने सिंपली आपको करा रखा था, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये सभी बच्चों ने सही किया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कह रहा है कि सर एरी ने देखा कि हिमालय पर्वत के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपेक्षा से कमजोर था, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजंस क्या है, रीजन बताना है। तो रीजन देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शंस में कुछ इस प्रकार दिया है कि क्योंकि पहाड़ अविश्वसनीय रूप से घने हैं और उसके माप बिल्कुल गलत थे, मतलब वो जो एरी ने माप लिया था वो गलत है, ऐसा कुछ ऑप्शन में है। जिस क्षेत्र का उन्होंने माप लिया था उसके नीचे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार था। और चौथा है महाद्वीपीय परत से घने आवरण तक गहराई तक फैली है जिसमें 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 यह जिससे यह विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर जो होना चाहिए बाबू, वो है कि क्योंकि पहाड़ अविश्वसनीय रूप से घने हैं और बड़े भी हैं। ठीक है ना, दो चीजें होता है इसके, मतलब एक तरीके से इनकी डेंसिटी जो मायने रखती है वो होती है, और दूसरी बात इनकी ऊंचाई जितनी बड़ी होती है तो गुरुत्वाकर्षण उतना कम लगता है। ठीक है ना, तो इनका द्रव्यमान का भी प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान का भी। ठीक है ना, तो जब घने होंगे इनका डेंसिटी हाई होगा, इसका मतलब द्रव्यमान है। और चूंकि क्वेश्चंस देखिए डायरेक्ट नहीं दिया है, क्वेश्चन फंसने के लिए फंसा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन को घुमाया है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित समय अवधियों को बृहद से लघु अवधि में के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो समय अवधि है, ये समय अवधि है, इसको जो है लघु से, क्या कह रहा है कि लघु अवधि से अवधि के क्रम में, लघु अवधि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, और अरेंज द फॉलोइंग टाइम्स पीरियड्स ऑर्डर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पीरियड। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बृहद से लघु अवधि की तरफ कह रहा है, लॉन्गेस्ट से शॉर्ट की तरफ कह रहा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा टाइमिंग महाकल्प होता है, उसके बाद कल्प होता है, उसके बाद युग होता है, उसके बाद शक। शक को हम लोग काल भी कहते हैं, याद रखिएगा, काल भी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहारिक भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बाबू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूगोल के वे तत्व जो मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बेसिकली मनुष्य के व्यवहारों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो व्यवहारिक भूगोल होता है, और कल्याण के लिए जो उपयोगी हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। बाकी क्षेत्रीय योजना, नगर, ये सब जो है मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। शहरों की संरचना और इसका आदि विकास, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। जैविक जीवन तथा उनके पर वितरण और उनके जो पौधे जीव जंतु है, ये भी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने टकराव की परिकल्पना दी थी बाबू। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से आ गया होगा, मैंने बताया भी था। सर जेम्स एंड
हेरल्ड जेफरी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गिव द कोलाजन एंड हाइपोथेसिस, कोलाजन हाइपोथेसिस। तो आपका सही आंसर सर जेम्स एंड हेरल्ड जेफरी ने दिया था, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है? विश्व की सतही उचावच का अध्ययन, समुद्र एवं महासागरों के गहराइयों का अध्ययन, वायुमंडलीय तत्वों का अध्ययन, पृथ्वी की सतह पर मानव बस्तियों का अध्ययन। तो ये आपका मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, मानव भूगोल, ठीक है ना। तो ये भौतिक भूगोल में नहीं है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल में आपका सही आंसर हो जाएगा अच्छा नहीं है पूछा था, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा बाबू, सर जॉर्ज ने ये सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर ए, 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 8 नंबर का, बिग बैंग थ्योरी जो दिया था बाबू, तो वो जो है जॉर्ज लैम्पेरे ने दिया था। एडविन हम्बल और जॉर्ज लैम्पेरे को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है टेलीस्कोप का निर्माण किए थे, टेलीस्कोप, और इसी से इन्होंने देखा था, तो फैला हुआ दिखाई दिया था। और जॉर्ज लैम्पेरे ने इसको साइंटिफिक रूप से प्रूव किया कि बिग बैंग सिद्धांत किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज लैम्पेरे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पार्थिव ग्रहों का निर्माण किसके निकट होता है भाई? तो ये मूल तारा जो होता है उसके निकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सही कर लीजिएगा, मूल तारा के निकट जो है पार्थिव ग्रहों का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से बनी है बाबू, सियाल हमने बताया था इस क्वेश्चन को, सीमा और नीफे, नीफे यानी कि निकिल और फेरस यानी कि लोहा। तो निकिल और लोहा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से केंद्र तक का अनुमानित दूरी कितनी है बाबू? तो 4000 मील, 4000 मील मतलब 3900 कुछ ऐसे दिया है, अनुमानित अगर कहा जाता है तो 4000 मील कर लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, अगर किलोमीटर में पूछे तो 6300 कुछ है, अगर 6500 भी आ जाता है किलोमीटर में तो याद रखना है। अब मान लीजिए टॉप पेपर बन गया है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट सेशन को बेहतरीन तरीके से आप करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस क्षेत्र में चालन का प्रमुख ऊष्मा का स्थानांतरण तंत्र है भाई? इन विच रीजन्स अर्थ कंडक्शंस ऑफ द डोमिनेंट बीट ट्रांसफर, और तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर होता है ऊष्मा का, ये बाबू चौथे नंबर पे होता है, ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठोस। तो क्रस्ट जो होता है बेसिकली प्रॉपर ठोस होता है, ठीक है। चलिए, वह प्रक्रिया जो लगातार नई पहाड़ियों को जोड़ती है बाबू, सागर तल, सागर तल, पपड़ी है, पहाड़ी नहीं है, पपड़ी है, तो सागर तल प्रसरण हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस क्षेत्र में लगभग 85% लोहा, मुझे लगता है यहाँ पे लोहा होगा, ठीक है ना, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे चूंकि कटा हुआ है, मुझे लगता है अगर ये लोहा है तो आपका सही आंसर आपका हो जाना चाहिए था पहला। अगर लोहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लोहा है तो सही आंसर आपका हो जाएगा पहला, ठीक है ना। बाकी मुझे लगता है कि किस क्षेत्र में लगभग 85% लोहा है। अगर मेटल की बात करते हैं, मेटल 85%, मेंटिल, मेंटिल का नाम आपने सुना है ना, मेंटिल, ठीक है ना। तो मेंटिल आपका दूसरे नंबर का होता है, क्रस्ट के बाद जो दूसरा नंबर का होता है ये मेंटिल होता है, पहला क्रस्ट होता है, बात समझे कि नहीं। ये ऊपर का परपटी, उसके बाद क्रस्ट, ठीक है ना, मतलब सबसे ऊपरी लेयर जो होती है परपटी, फिर क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटिल। तो अगर अगर यहाँ पे 85% है, तो ये 85% हमें नहीं पता, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 85% मेंटिल होता है क्रस्ट का, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो 15% जो होता है वो अंदर का होता है, बेसिकली कोर एरियाज, और 1% ऊपर का, 85% ये जो है बीच में 84 या 85% होता है मेंटिल, ठीक है। तो अगर 85% यहाँ पे दिया है तो मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। अगर लोहे की बात कर रहा है तो बाबू निकिल जहां पे पाया जाता है, निकिल, Ni, निकिल और फेरस, तो फेरस बेसिकली सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोर के पास, यहाँ पे कोर के पास,
ठीक है, याद रखना है। अगर लोहे की बात कर रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगर यहाँ लोहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुटेनबर्ग असंतता पृथ्वी की किन दो परतों में स्थित है? तो यहाँ पे होना चाहिए आपका ऊपरी और निचला मेटल, पपड़ी और मेटल। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे यहाँ से। पपड़ी और मेटल जो होता है, ऊपरा और निचला मेटल जो होता है, इसमें नहीं होता है गुटेनबर्ग। 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपका बाहरी क्रूड, यही होगा परपटी और मेटल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नया महासागरीय स्थल मंडल पर कहाँ पे बनता है? नया महासागरीय स्थल मंडल ये अपसारी प्लेटों में बनता है बाबू, अपसारी प्लेटों में, याद रखना है, अपसारी प्लेटों में बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, रूपांतरित भ्रंश संबंधित है, रूपांतरित भ्रंश जो संबंधित है बाबू, प्रसार केंद्रीय पर महाद्वीपों के टुकड़े से क्षैतिज गति शामिल है। उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि प्रसार होता है, भ्रंश का मतलब होता है कि ये दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, ये टूटेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो एक तरीके से प्रसार होगा। और महाद्वीप के ये चूंकि टुकड़े भी होते हैं और इनकी गति जो है क्षैतिज होती है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, क्षैतिज। ठीक है ना, ये एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है इसे क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो है इस तरीके से होती है, तो क्षैतिज गति इसमें शामिल है। ठीक है ना। चलिए, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तरंग छाया, यस तरंग छाया क्षेत्र होता है, तो यस तरंग छाया क्षेत्र बेसिकली जो होता है ये बाहरी। ठीक है ना, 18 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाहरी। 18 नंबर का क्या हो जाएगा? बाहरी हो जाएगा। ठीक है, बाहरी कोर जो होता है ये बेसिकली क्लियर होता है यस तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पी सबसे तेज कहाँ चलती है? पी जो है ये सबसे तेज कहाँ चलती है? तो ये जो पी है सबसे तेज चलेगी आंतरिक कोर पे। कहाँ चलेगी? आंतरिक। देखिए, पी होता है, यस होता है, यल होता है, और इनके बारे में हमने बता दिया था। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सब लोगों ने कर लिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए, पहले भू संतुलन जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था उसमें भू संतुलन दिया था, और इसमें जो है, इसमें जो है आइसोस्टेपी दे दिया है। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डटन महोदय ही होने चाहिए। चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का टूटना कब प्रारंभ हुआ था भाई? लगभग 200 मिलियन के आसपास में। ठीक है ना, ये हमने शायद क्वेश्चंस कराए थे, और शायद इस क्वेश्चन को नहीं बताया था कि कब टूटा था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हमने नहीं बताया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक चट्टाने, तो प्राथमिक चट्टाने के लिए मैग्मा और लावा जिम्मेदार होता है, बेसिकली ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की वजह से ये बनता है। और सबसे बड़ी बात कि इसे हम लोग आग्नेय भी बोलते हैं। ठीक है ना, आग्नेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश, भ्रंश का वह प्रकार जहां भ्रंशित ब्लॉक और क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विरुद्ध चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा व्युत्क्रम भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश हो जाएगा। ठीक है ना, आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्युत्क्रम भ्रंश। विरुद्ध चलेंगे तो व्युत्क्रम होगा, उल्टा होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण विवर्तन की बलों के कारण होता है? तो भ्रंश घाटी, अंधी घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। बाबू भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ये विवर्तन की बलों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, चट्टान की एक ऊपरी सतह होती है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीक्लाइन। ये निचली होती है, ये मतलब इस तरीके से अगर सतह बनी है तो निचली वाला होता है सिंक्लाइन, निचली वाला होता है सिंक्लाइन। ठीक है ना, और ऊपरी वाला जो होता है, ऊपरी वाला होता है एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। ठीक है ना, एंटीक्लाइन। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीक्लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से चट्टानों को तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, जब तोड़ेगा और हटाएगा ये दोनों प्रक्रिया होगा बाबू अनच्छादन। क्या होगा? अनच्छादन। अनच्छादन में अपक्षय और अपर्दन ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भ्रंश तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी के भीतर चट्टाने बनती है। भ्रंश तब होता है जब पृथ्वी के भीतर की चट्टाने बनती हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, जल स्थान, पर्वत, असममित पर्वत, दरारें। दरारें सही होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दरारें, ठीक है ना, दरारें की वजह से भ्रंश भी होता है, ठीक है ना, दरारें यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है ना। हमने वही बताया कि अब देखिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, अब जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भ्रंशन की क्रिया होगी, तो जाहिर सी बात है बीच में दरार बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी, हवा और बर्फ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षयित, अपरदित और परिवहन की गई सामग्री को बिछाना, ये बेसिकली जमाव हम बोलेंगे, इसे भौतिक अपक्षय बोलेंगे, भौतिक अपक्षय, बिछाना नहीं बोलेंगे, अनाच्छादन नहीं बोलेंगे, और सहायक नदी का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। भौतिक अपक्षय पानी, हवा और बर्फ जैसी प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपक्षयित, अपक्षयित, अपरदित और परिवहन, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया इसमें होना चाहिए था, क्योंकि अपरदन और अपक्षय दोनों की प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन लास्ट में कह रहा है परिवहन की सामग्री का बिछाना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है होना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सी सही होना चाहिए था, ठीक है ना, मुझे लगता है यहाँ अनाच्छादन की प्रक्रिया है, सी सही होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे सी सही होना चाहिए बाबू, अनाच्छादन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर, लंबी और सक्रिय रेत लकीरें जो प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर बढ़ती हैं और एक निश्चित स्थिति में रहती हैं, सीप कहलाती हैं बाबू। ऑप्शन नंबर सी सही, डी कर लीजिएगा, सी सीप कहलाती हैं, सीप, ठीक है ना, क्या कहलाती हैं, सीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ गति वाली भूकंप, अनुप्रस्थ गति वाली भूकंप तरंगों को रूप में जाना जाता है, तो अनुप्रस्थ वाली जो होती हैं इन्हें शायद सतही तरंगे बोला जाता है, क्या कहा जाता है, सतही तरंगे बोला जाता है वो, ठीक है ना, ये सतही तरंगे बोली जाएंगे, क्लियर है। और सतही तरंगे अनुप्रस्थ गति वाली तरंगे है ना, मुझे लगता है द्वितीयक बोली जाएंगे भाई, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन आप द्वितीयक सही कर लीजिए, ठीक है ना, प्राथमिक नहीं द्वितीयक सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन में सिस्मोग्राफ का उपकरण का वो किया जाता है बाबू, भूकंप। ऑप्शन नंबर सी भूकंप में, ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी भूकंप में, ठीक है। रिंग ऑफ फायर कहाँ मौजूद है, ज्वालामुखी को वलय को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी परिप्रशांत भूकंपीय मेखला, परिप्रशांत भूकंपीय मेखला, ठीक है ना, परिप्रशांत भूकंपीय मेखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परिवहन किए गए पदार्थ के त्रिकोणीय आकार का निक्षेप कहलाता है, जलोढ़ पंख, याद रखिएगा जलोढ़ पंख, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, डैश अपरदनात्मक भू आकृति है, डेल्टा, याद रखिएगा, ये तो बताए थे, ये क्वेश्चन छपा हुआ है, ये याद रखिएगा, डेल्टा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं बाबू, क्षोभ मंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर इसे बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो नाइट्रोजन और CO2 दो गैसें हैं जो वायुमंडल के अधिकांश भाग बनाती हैं, ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, गैस पृथ्वी के वायुमंडल का एकमात्र घटक है, नहीं, एकमात्र घटक नहीं है, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एकमात्र घटक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है होना चाहिए। वायुमंडल की शुष्क संरचना में अधिकतर नाइट्रोजन और आर्गन है, नाइट्रोजन और आर्गन नहीं है, अधिकतर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये तीनों ही वाक्य गलत है, तो सही क्या होना चाहिए। चलिए इसका कथन देखते हैं, भाई कोई नहीं सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये नहीं से, उपरोक्त में से कोई नहीं बाबू, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है जिसे हमें सूर्य के, नहीं ये गलत है, क्षोभ मंडल में ओजोन लेयर होता ही नहीं है। समताप मंडल में उल्का पिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही जल जाते, होते ही नहीं है, अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं लेकिन समताप मंडल में नहीं, आयन मंडल में जलते हैं। थर्मोस्फीयर में रेडियो के तरंगे वापस हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, मिला लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है भाई, अक्षांश है। क्षैतिज तापमान, क्षैतिज में यही होता है, जाहिर सी बात है कि यही प्रभावित करेगा, ठीक है ना, तो अक्षांश है, ठीक है ना। और मौसम गतिविधियां अक्षांश की वजह से भी होती हैं, तो तापमान भी अक्षांश की वजह से होगा, ठीक है ना।
अस्वाक्षांश के वायुमंडलीय, ये तो देखिए क्वेश्चन फंसा हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन फंसा हुआ है। अस्वाक्षांश किस बेल्ट के भीतर होती है, तो ये क्वेश्चन फंसा हुआ है, इसको हमने बताया भी था, ठीक है ना, डायरेक्ट फंसा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच रहने वाले ग्रहवीय हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बाबू व्यापारिक हवाएं। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और भूमध्य रेखी के बीच में बहने वाली हवाएं इस तरीके से बहती हैं, इस तरीके से, ये भूमध्य है, ठीक है ना, ये इस तरीके से बहती हैं, ठीक है ना, और बताए भी थे, ये डिजाइन बना के बताए थे, प्रीवियस क्लास देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्यापारिक कोण, ठीक है ना। कोरियालिस प्रभाव का परिणाम है भाई दबाव, पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, पृथ्वी का घूर्णन सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है बाबू मृत सागर में, ये भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गया, ये भी क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा मृत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ एक धारा है बाबू, ये गर्म धारा है, याद रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी से बहती है, गर्म धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन समुद्र के तापमान के प्रमुख निर्धारक है भाई, अक्षांश, सागरीय लहरें, स्थानीय कारक, भू, मुझे लगता है ये सब सही होंगे, मुझे लगता है ये सब सही होंगे, भूमि जल का असमान वितरण भी, जल का घनत्व भी, स्थानीय कारक भी, समुद्र, ये सब सही होंगे मेरे हिसाब से, सब सही होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बेसिन हिंद महासागर में स्थित नहीं है, फिलीपींस बेसिन ये इसमें नहीं स्थित है भाई, किसमें नहीं स्थित है, हिंद महासागर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, महाद्वीपीय ढाल और मग्न तट में मिलने वाली गहरी घाटियों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, अंतः सागरीय कंदराएं, अंतः सागरीय कंदराएं। महासागरीय खड्ड जो होता है ये जो है मैदान और वो ढाल के बीच में होता है, मैदान और ढाल के बीच में, लेकिन ये कहाँ पूछा है, महाद्वीपीय ढाल और मग्न तट से मिलने वाली गहरी घाटियों को कहा जाता है, तो अंतः सागरीय कंदराएं, ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है बाबू, ज्वारीय ऊर्जा कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र में लवणता कम होती है तो कम होगी बाबू वर्षा भारी से, वर्षा भारी से, अगर वर्षा भारी होगा तो लवणता कम होगी, वाष्पीकरण अगर अधिक होता है तो लवणता बढ़ती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, वायुमंडल के मुख्य घटक कौन से भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सिद्धांत जो पृथ्वी की पपड़ी टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति में संचालित होते हैं बाबू, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो ये रहा आपका आंसर की, ठीक है ना। जो भी हो, जैसा भी पेपर गया हो, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो है टारगेट सेमेस्टर आपके साथ है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपके चैनल का मुझे नहीं पता था, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब से जुड़ जाइए, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब तक आपने जो भी किया उसको भूल जाइए, पेपर कैसा गया उसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, जाहिर सी बात है कि जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको आप जरूर बदल सकते हैं। तो उसको बदलने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाए, इनफैक्ट जो पिछली गलती आपने की वो गलती इसमें ना दोहराएं, तो उसके लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। मैंने अपने सब्जेक्ट की कंप्लीटली जिम्मेदारी ले ली है कि मेरे बच्चे जो कि खुद मुझसे जुड़े हैं और जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप मैसेज करिए, ठीक है ना, और मैसेज करके ये क्लियर करिए भाई कि आपको अब किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेरी बात मानिए तो भाई टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको अब की बार हर प्रकार की तैयारी, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रह जाने वाली है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फैक्ट, हर एक चीज आपका डिस्क्राइब किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना अब से ना करना पड़े, ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, सारथी नामक बैच, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनफैक्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए जो भी बैच प्रोवाइड होंगे, एक बार जब लॉन्च किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दिया जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा 100%। किसी भी प्रकार की कोई समस्या,
किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट का सुविधाजनक या फिर सरल रूप से सलूशन जानने के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।